हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे आपके घटनासार अर्धवार्षिकी जो जनवरी 2024 से जून 2024 तक की करंट अफेयर्स आ चुकी है और उसी के हम लोग हैंड रिटन नोट्स की क्लास कर रहे हैं। और इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं कि जहां पर आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आने वाले सभी प्रश्न वहां से आ सकते हैं, साथ ही साथ आपके आरओ के प्रीलिम्स भी वहां से जो क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के वो भी फंसेंगे। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पूरी बुक में सारी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो, लाइन टू लाइन चीज़ों को रट रहे हो, बहुत सारे फैक्ट को रट रहे हो जो कि यूजलेस हैं या अननेसेसरी हैं, तो आप ज़्यादा आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन इनपुट यानी अपना समय ज़्यादा दे रहे हो। और इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स की क्लासेस देखकर या उसकी पीडीएफ के साथ स्टडी करके आप इनपुट कम देकर भी आउटपुट ज़्यादा निकाल पाओगे। और ऐसा इसलिए भी कहूँगा क्योंकि 11 फरवरी को जब एग्जाम था तो भी हमने हैंड रिटन नोट्स दिए थे, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए थे कम मेहनत में कम समय में, और यूपीएससी में भी 7 से 8 प्रश्न इन्हीं नोट्स से आ गए थे। तो ये पूरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। यहाँ पर इस तरीके से पूरे नोट्स मैंने हर एक सेगमेंट वाइज बना दिया है, जिसमें हमने नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स के घटना सार को पढ़ लिया। और आज हमारा यूपी स्पेशल का शुरू होगा और इसकी पीडीएफ को आप लोग परचेस कर सकते हो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर मैं डिस्प्ले पर लिख रहा हूँ 8527594636। यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सारी डिटेल्स वहाँ पर आपको घटनासार करंट अफेयर्स की मिल जाएगी। जल्द ही आपकी 25 सितंबर तक घटना चक्र आई दृष्टि भी आने वाली है, तो वहाँ से भी जो अपडेटेड टॉपिक रहेंगे जो घटनासार में ऑलरेडी रिपीट हो चुके होंगे उसको हम नहीं कवर करेंगे, लेकिन जो बच गए होंगे टॉपिक या फिर जुलाई अगस्त सितंबर का करंट अफेयर, इन सभी को शामिल करते हुए हम उसके भी नोट्स और क्लास लेकर आएंगे। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम यूपी स्पेशल को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूपी स्पेशल जो हमारा 4th सेगमेंट है, नेशनल में 2 क्लासेस, इंटरनेशनल में 2 क्लास और इकोनॉमिक्स में 2 क्लास हमने की थी। ठीक उसी प्रकार से हम यूपी को भी 2 क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ सारे फैक्ट आपके रटने में मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि यूपी का करंट अफेयर्स के साथ हम लोग यूपी बजट भी कवर करेंगे इसमें, जो सेकंड क्लास में होगा। तो पहला ही टॉपिक आपका आता है यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी गई है। ध्यान से समझना, अध्यादेश की बात हो रही है। अध्यादेश यहाँ पॉलिटी को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल नंबर 213 का प्रयोग करते हुए लाया जाता है। और जब सदन, कोई भी सदन या तो सत्र में नहीं होता है या फिर कानून बनाने की स्थिति में नहीं होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूपी में बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, नेशनल लेवल पे पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो नीट एग्जाम हो या फिर आप देखोगे एनटीए के द्वारा कराया जा रहा हो, या जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, टीचिंग वैकेंसी के एग्जाम हो, आरओ के पेपर हो, पुलिस भर्ती हो, बहुत सारे पेपर ऐसे लीक हो जा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट का जो समय है, जो मेहनत है, वो सब बेकार हो जाता है। नकल माफिया इसका बेनिफिट उठाते हैं। तो इस पे सख्त कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए यूपी सरकार के द्वारा भी इस पर एक बिल लाया गया है कि पेपर लीक कराने वालों को अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी होगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। ये देख रहे हैं आप, केंद्र सरकार से भी ज्यादा सख्त हमारे योगी जी हैं। केंद्र सरकार ने तो केवल दोस्तों 10 साल तक की सजा दी थी और 1 करोड़ का जुर्माना। इन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि भैया 2 साल से लेकर आपको कितनी सजा हो सकती है, आजीवन कारावास। यानी अगर सजा का लेवल या पेपर लीक कराने का लेवल ऐसा है कि आजीवन कारावास भी देना चाहिए तो दिया जा सकता है, और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए एक अध्यादेश लाया गया 2024 को, जो 25 जून 2024 को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी मिल गई कि हाँ, इस प्रकार के अध्यादेश या इस प्रकार के बिल को लाने की आवश्यकता भी है। इसमें कहा जा रहा है कि अध्यादेश के तहत लोक सेवा आयोग, यानी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यूपीपीएससी जिसे कहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी अर्थात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय, ट्रिब्यूनल या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था को शामिल किया गया है। अब होता क्या है इसमें, जैसे लोक सेवा आयोग के पेपर अगर आप लीक कराते हो, यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड के पेपर लीक कराते हो, इवन कि आपने सुना होगा यूपी बोर्ड में दोस्तों मैथ और इंग्लिश के पेपर लीक हो जाते हैं, 12th के 10th के, यूनिवर्सिटीज के पेपर लीक हो जा रहे हैं, नेट जेआरएफ के पेपर लीक हो रहे हैं। तो इस तरीके की संस्थाओं के अगर आप पेपर लीक कराने के मामले में फंसते हो तो आपको 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक में मिल सकता है और 1 करोड़ की जुर्माना भी लग सकता है। और साथ ही साथ ये प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू किया गया है। अब भारत में एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं या एग्जामिनेशन टेस्ट कह दो। तो इस पर भी अगर आपने नकल की किसी वजह से या नकल करते हुए पकड़े गए या पेपर लीक कराते हुए, तो यहाँ पर आपको उस पर भी दंड लगेगा। तो प्रवेश परीक्षाओं को इसमें नहीं छोड़ा गया है। आप ये मत सोचो कि केवल सरकारी नौकरियों के लिए जो आवेदन आते हैं केवल उनको शामिल किया गया है, ऐसा नहीं है।
एकेडमिक पेपरों को भी शामिल किया गया। यूपी बोर्ड एकेडमिक हो गया, ठीक है, चाहे 10th 12th हो गया, यूनिवर्सिटीज के पेपर हो गए, एंट्रेंस एग्जाम हो गए, तो हैं तो एकेडमिक पेपर, ये तो कोई जॉब के लिए तो नहीं है, लेकिन इन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। पेपर लीक से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय और असमनीय जुर्माना माफ न होने के बनाए गए। अब देखो, गैर जमानती कह दो या संज्ञेय कह दो, अर्थात एक ऐसे अपराध जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, अर्थात जिसपे जमानत भी नहीं दी जाएगी आपको, इतना सख्त इस कानून को बनाया जा रहा है। और जमानत के संबंध में कठोर प्रावधान भी किए गए। अगर मान लो जमानत मिलती भी है ना, तो बहुत ही कठोर प्रावधान है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो इस मामले में पकड़ा गया, पेपर लीक कराने के मामले में, और उसको हो सकता है कैंसर का पेशेंट हो, जो आखिरी स्टेज के कैंसर में हो, तो भाई राइट टू लाइफ तो सभी के पास है आर्टिकल 21 के तहत, तो उसे इलाज कराने के लिए जमानत दी जा सकती है। या कोई महिला अगर इस केस में फंसती है और बाय डिफॉल्ट वो प्रेगनेंसी पीरियड में चल रही हो, तो भाई जो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है उसका तो अधिकार है ना जीवन का, तो उसको सुरक्षित करने के लिए हम जमानत दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत कंडीशनल लेवल पर कठोर तरीके से प्रावधान किए गए हैं। बाकी नॉर्मल कंडीशन में तो अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया, यानी जिसमें कोई जमानत नहीं दी जाएगी। तो ये पूरा एक प्रोविजन आपने देख लिया। अब चलते हैं हम सेकंड टॉपिक। यहां पर हम देखेंगे कि आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। ये कौन आरती है और ये अमल क्लूनी महिला क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, 22 मई 2024 को यूपी के बहराइच की रहने वाली 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ की रहने वाली है? बहराइच की रहने वाली है। 18 वर्ष की महिला है जो ई रिक्शा चालक है, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अन्य महिलाओं को भी एक सामाजिक सशक्तिकरण करने के लिए प्रेरित करती हैं कि आप किसी पुरुषों पर निर्भर न रहिए, आप किसी परिवार पर निर्भर न रहिए, आप खुद भी आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का खर्चा चला सकते हैं। तो यहां पर देखोगे, यह समारोह इंग्लैंड के लंदन में स्थित बकिंघम पैलेस में आयोजित किया गया था। तो यूपी के साथ साथ ये भारत के लिए भी सम्मान की बात है कि महिलाओं को भी विश्व स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। इन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने कार्य के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया। पिंक ई रिक्शा माध्यम, जो कि जनरली मैं मानता हूं कि ये कलर एक जेंडर बायस को दिखाता है। हम क्यों कहें कि ब्लू कलर लड़कों का हो गया, पिंक कलर लड़कियों का हो गया? रंग पे तो किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी अब जो शुरू से उनकी चॉइसेस हैं तो इस तरीके से किया जा रहा है। आरती आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर की सड़कों पर पिंक ई रिक्शा की चालक हैं और बहराइच की जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के नेतृत्व में यह अभिनव पहल 2023 में गांधी जयंती पर शुरू की गई थी। अर्थात राष्ट्रीय जो शहरी आजीविका मिशन है ये तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इस अवसर पे गांधी जयंती के अवसर पे जो बहराइच की डीएम है जो मोनिका रानी जी, इन्होंने क्या किया, एक पिंक ई रिक्शा पहल शुरू कर दी कि हर एक महिला को जो आत्मनिर्भर है या जो है कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, तो उसको ई रिक्शा दिया गया, वो पिंक कलर का। तो ये उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें रहेगी। अब देख पा रहे होगे आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए। बुक में अगर आप पढ़ोगे तो इन 2 टॉपिक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजों में आपका दिमाग उलझ रहा होगा। अंडरलाइन कर सकते हो आप, या तो मेरे साथ क्लास में देख के बुक अगर आपके पास है तो आप अंडरलाइन कर लो और उन्हीं चीजों को केवल पढ़ो जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, या फिर आप इस पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हो। वीडियो के नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर मैसेज कर लेना, वहां से आप इसकी प्राइस डिटेल जान सकते हो। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहां पर आप तीसरा ऑप्शन देखेंगे, आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। अभी हाल ही में पूर्वांचल सहकारी बैंक जो कि एक कोऑपरेटिव बैंक है, ये आरबीआई ने गाजीपुर यूपी में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। गाजीपुर कहां पर स्थित है? जहां पर स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, कॉर्नवालिस की कब्रगाह भी वहीं पर है। तो ये आपका जहां पे गोमती नदी जो गंगा से मिलती है, तो ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, गाजीपुर में स्थित था। और यह निर्णय बैंक द्वारा पर्याप्त पूंजी और स्थायी आय बनाए रखने में विफलता के कारण लिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा बहुत सारे लोगों को लोन दिया जा रहा था प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन वो लोन रिटर्न नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो एनपीए बनता जा रहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और साथ ही साथ जो उनके पास पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से, कस्टमर की संख्या के हिसाब से, वो नहीं हो पा रहा था, मेंटेन नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद आरबीआई ने बहुत सारे पहले वार्निंग्स दी, प्रिकॉशन दिए, लेकिन जब कोई पहलू या कोई भी उपाय काम नहीं आया तो फाइनली आरबीआई ने कहा कि इसको लाइसेंस रद्द करो, इसका सारा बैंकिंग काम बंद कर दो। बैंक का लाइसेंस रद्द होने का मतलब हो गया कि, अब ध्यान देना,
यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं कि बैंक का लाइसेंस रद्द होने का मतलब ये नहीं कि सभी लोगों का पैसा रद्द हो गया, बेकार हो गया, बल्कि अब यह बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकता, जिसमें जमा स्वीकार नहीं करेगा और मौजूदा जमा राशि का भुगतान करना शामिल है। अर्थात ना तो अब ये किसी का पैसा जमा करेगा, ना ही किसी को पैसा देगा। ये सारी सुविधाएं जो है कि इसकी बंद हो जाती हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर, रोमा भी कह सकते हो इसको, 16 मई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP ने बाराबंकी के भगौली गांव में यूपी का पहला सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है। सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर, तो यहाँ पे आप रोमा की जगह अरोमा कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लस्टर शुरू किया किसने? CSIR ने। भगौली गांव कहाँ का है? बाराबंकी का, जो लखनऊ के पास बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर देखोगे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती करके सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर विकसित किया जाएगा। और CIMAP ने क्लस्टर में उच्च उपज देने वाली पुदीना की किस्म लगाई है और यह पौधों के कीटों और बीमारियों सहित जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधी होती है। तो पुदीना की फसल लगाई गई है। हालांकि पुदीना बहुत अच्छा माना था, और इसी का जो अर्क होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेपरमिंट, इसी की एक प्रजाति होती है जिसका ऑयल जो होता है ठंडा होता है, और ये आपके नवरत्न वगैरह चीज तेल में यूज होता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में यूपी के 6 नए उत्पादों को GI टैग और दे दिया गया। तो अप्रैल 2024 की कहानी है, जिसमें 6 नए उत्पादों को GI टैग दिया गया है। और इस तरीके से यूपी ने भारत में सबसे अधिक GI टैग उत्पाद प्राप्त करने वाले राज्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। यानी पूरे भारत में सबसे अधिक जो GI टैग दिए गए वो यूपी को दिए गए हैं। और कितने दे दिए गए हैं? 75 उत्पाद टोटल हो चुके हैं आपके GI टैग से नॉमिनेटेड पूरे भारत में। यूपी नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे आप देखोगे तमिलनाडु आता है, जिसमें 58 GI टैग के साथ सेकंड नंबर पे है। अच्छा, यूपी और तमिलनाडु की रैंकिंग के आधार पे एक और आपने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी, रामसर साइट। ठीक है, वर्तमान भारत में टोटल कितनी रामसर साइट है? 85, जिसमें तमिलनाडु में 16 रामसर साइट है और यूपी में 10। तो यहाँ पे तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे है और सेकंड नंबर पे आपका यूपी है। लेकिन GI टैग के मामले में 75 GI टैग के साथ यूपी फर्स्ट नंबर पे है। GI टैग क्या होता है? एक ऐसा नाम या चिन्ह होता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होता है, और इसकी अवधि केवल 10 वर्षों के लिए होती है। अर्थात अगर पश्चिम बंगाल के सफेद रसगुल्ला को GI टैग दे दिया गया तो आजीवन नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब GI टैग दिया जा रहा था तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकारों के बीच में द्वंद्व चल रहा था कि भाई GI टैग तो रसगुल्ले का हमें मिलना चाहिए था। तो इसको लेके जो डिस्प्यूट हो रहा था, तो फिर उसको GI टैग जो दिया गया सेंट्रल रजिस्ट्री के द्वारा, पश्चिम बंगाल को दिया गया 10 वर्ष के लिए। ऐसे ही आपके यूपी के जितने भी GI टैग मिले, ये आजीवन नहीं है, 10 वर्ष के बाद वो परिवर्तित होंगे या फिर नए सिरे से जो है कि उस पर दोबारा मंथन करके GI टैग दिया जाता है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत GI टैग प्रदान किया जाता है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT का एक प्रभाग होता है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, ये GI प्रदान करता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर आपसे डायरेक्ट मंत्रालय पूछ लिया जाए कि कौन मंत्रालय GI टैग देता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसके अंतर्गत DPIIT होता है, जिसका एक छोटा सा प्रभाग होता है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, यानी GI रजिस्ट्री। इसके द्वारा GI टैग दिया जाता है। अब लेटेस्ट जो 6 पदार्थों को मिला है, इन 6 वस्तुओं को GI टैग, वो कौन कौन से थे? जैसे तिरंगी बर्फी होता है जो वाराणसी की फेमस है। हालांकि मैं तो मानता हूँ बहुत सारे जिलों में तिरंगी बर्फी मिल जाती है। तिरंगी का मतलब हो गया 3 रंग की होती है। इसमें क्या होता है, एक बर्फी की लेयर ऊपर की होती है, एक नीचे की लेयर होती है, और बीच में जो पतली सी लेयर होती है ना, वो एक दूसरे कलर की होती है, जिससे 3 रंग की लगने लगती है। और ये तिरंगी बर्फी और सामान्यतः कुछ इस तरीके की होती है, डायगोनल शेप की, कुछ इस तरीके की होती है। दूसरा, अगर आप देखोगे मेटल कास्टिंग क्राफ्ट का भी जो है वाराणसी को दिया गया है। थारू कढ़ाई ये लखीमपुर खीरी का है। बेंत और बांस शिल्प ये बरेली का है। जरदोजी शिल्प बरेली का है। और हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल जो कि पिलखुआ एक जगह है, वहाँ पे ब्लॉक है हापुड़ में, वहाँ से संबंधित है। तो ये 6 प्रकार के आपके GI टैग अभी हैं। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अगर मैं इतिहास बताना चाहूँ थोड़ा सा एक लाइन में, तो 1875 में इसको सर सैयद अहमद खां जी ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित किया था। साथ ही साथ इन्होंने फिर
आगे चल के देखोगे कि 1920 में इसका नया नामकरण कर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और उस समय से लेके 1924 तक, इवन कि 1924 में जब तक नईमा खातून नहीं बनी होती हैं, हमेशा कुलपति एक पुरुष व्यक्ति ही रहा। तो पहली बार ऐसा था कि नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। खातून को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 7 वर्ष की अवधि आयु प्राप्त करने तक कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो केवल आप इनके ही बारे में मत सोचो, ये एक नया पॉइंट मिल गया कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनके आपके जो वाइस चांसलर होते हैं उनका कार्यकाल ही होता है या तो 5 वर्ष या फिर 70 ईयर्स। जो भी आपकी उम्र या 5 वर्ष जो पहले पूरा हो जाएगा उसके बाद आपकी पद मुक्त हो जाएंगे आप। तो नईमा खातून जी को बनाया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को यहाँ पे 1877 नहीं रहेगा, यही जो मैंने बताया ना 1875 सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया 1875 में। ये यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, ह्यूमन एरर है दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाराणसी में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक, क्या है भैया ये ISARC? 28 मार्च 2024 को वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के रूप में ISARC में 7वीं जो है कि इसकी समन्वय समिति का आयोजन किया गया है, जिसमें कौन कौन देश शामिल हुए हैं। तो आप देखोगे कि इसमें भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और नेपाल के कृषि अधिकारी शामिल हुए थे। क्योंकि यहाँ पे ये जो मीटिंग हुई थी बनारस में, तो यहाँ पे लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की जो अंतरिम महानिदेशक थे अजय कोहली साहब, इन्होंने ही की थी, जो कि भारतीय मूल के ही है। तो इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। आपको बताना चाहूँगा कि वैश्विक स्तर पे 2 संगठन ऐसे हैं जो खाद्यान्न सामग्री से और जिनके क्षेत्रीय कार्यालय आपके भारत में बनारस और आगरा में स्थित है। बनारस में आपने चावल का देख लिया और आगरा में आपको अंतर्राष्ट्रीय आलू संधान का क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलता है आगरा में। 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाली पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो यहाँ से आप समझो, जो धान की खेती होती है खरीफ फसल के दौरान, जब मई जून में बरसात हो जाती है तो चावल की खेती की जाती है, मतलब धान की। और आपको पता है कि धान की खेती से बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जन होती है। तो यहाँ पर यह प्रयास किया जा रहा है इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कि एक ऐसी किस्म का विकास किया जाए जिससे राइस की जब खेती की जाए धान की, तो वहाँ से मीथेन गैस का उत्सर्जन बहुत कम होना चाहिए, यानी न्यूनतम स्तर पर होना चाहिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल किया जा सके। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर एक नई प्रजाति बनेगी चावल की तो इसका प्रयोग किया जाएगा, मीथेन भी कम उत्सर्जित होगी। साथ ही साथ पौष्टिक गुणवत्ता भी होनी चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे। DMSRDE कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है। DRDO के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, जो इसकी पूरी फुल फॉर्म है, आप गूगल पे विजिट कर सकते हो या आपने जो मैगजीन पढ़ रहे हो उसमें भी लिखा होगा। DRDO का ही एक रीजनल जो है कि ऑफिस है, इसने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया है। अभी तक आप देखो कि जो आर्मी के कमांडर होते हैं या आर्मी के जो मतलब आर्मी समझ लो, जो सैनिक होते हैं या फिर पुलिस अधिकारी होते हैं या फिर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अपने बॉडी पे एक जैकेट पहनकर चलते हैं जो बुलेट प्रूफ होता है। और जो किसका बना होता है, अब जैसे जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है उसमें केवलार का प्रयोग होता है, सिरेमिक का प्रयोग हो जाता है, नायलॉन का हो जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ों का प्रयोग होता है, तो मुख्य रूप से उसमें केवलार का होता है। और यूपीएससी ने इसको पूछा भी है, 2014 के आसपास पूछा था कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया था, तो केवलार का होता है। और यहाँ पे देखो कि जब वो लोग पहने होते तो काफ़ी हैवी होती है, जिसकी वजह से उनको भागने में भी परेशानी होती है, तेज़ नहीं भाग पाते या जो भी है, जैसे क्राइम वगैरह रोकना होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक हल्का सा बना दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा हल्का एक तरीके से देखा जा रहा है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में परीक्षण भी किया जा चुका है और वो भी परीक्षण सफलतापूर्वक हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे DMSRD यूपी के कानपुर में स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला है, जो कार्यात्मक गैर धातु सामग्री यानी फंक्शनल नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के क्षेत्र में काम करती है। और केवलार आपका क्या है, जो गैर धातु सामग्री है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर
भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर, जिसको हम दमकल कहते हैं, इसका निर्माण व विकास भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा के द्वारा किया गया। दमकल विभाग जानते हो किसे कहते हैं? जो आग बुझाने वगैरह के लिए होता है वही दमकल विभाग होता है, और इसे निर्मित करने के बाद भारतीय वायुसेना को इसकी डिलीवरी की गई है। तो इसे किसने डेवलप किया? जो एमएसएमई फर्म एक नोएडा में स्थित है उसने बनाया है, और ये स्वदेशी रूप से तैयार की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण की बात करते हैं। यूपी सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत राज्य में 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत, और युवाओं को रोजगार बाजार हेतु तैयार करने के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान किया है। बाजार हेतु का मतलब क्या होता है कि बाजार में जिस प्रकार के रोजगार की जरूरत है, जिस प्रकार के कौशल की जरूरत है, आपको उसी कौशल से प्रशिक्षित किया गया, उसी कौशल में ट्रेनिंग दी गई है, ताकि आप बाजार में जाएं तो आप अपनी आजीविका चलाने के लिए एक आधारभूत रोजगार प्राप्त कर सकें। अब जैसे एक नया रोजगार निकल के आ रहा है, आज के समय में मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो भाई हर एक व्यक्ति को एक ट्रेनिंग दी जा सकती है कि आपको कम से कम एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन जैसे मोबाइल, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया या टैबलेट हो गया, इनको संभालना या इनको रिपेयरिंग करना भी आना चाहिए, क्योंकि आज हर दूसरे आदमी के पास मोबाइल है, हर तीसरे आदमी के पास टैबलेट है और लैपटॉप है, कंप्यूटर है। तो अगर आप इसमें स्किल्ड हो तो आपके लिए एक रोजगार का अवसर है, चाहे स्टार्टअप भी कर सकते हो अपना। तो इसी को कहते हैं बाजार आधारित उद्योग के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये ट्रेनिंग राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 6 से 12 तक के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि 6 से 12 तक लगातार वो 6 साल पूरा प्रैक्टिस करता रहेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि क्लास 6 में दे दिया फिर उसे छोड़ दिया, फिर तो भूल जाएगा। क्लास 6 से 12 तक लगातार उसको 6 साल जब ट्रेनिंग मिलेगी, तो जब 12 के बाद जब वो बाहर निकलेगा, ग्रेजुएशन करेगा, एकेडमिक नॉलेज लेगा, तो साथ में वो अपना साइड इनकम के लिए भी काम कर सकेगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी गई है पूरी। और छात्र अपने नियमित अध्ययन के साथ आईटी सेक्टर, जो मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, सौंदर्य, स्वास्थ्य सेवा, परिधान, लेखांकन जैसे क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। आज बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो गए या बहुत सारे जो जितने भी आप बिजनेस प्लेटफॉर्म देखोगे, सब धीरे धीरे अपनी एक साइड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को संचालित करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए जो उसकी ऑडिटिंग कर सके, जो उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है कि ऑपरेट कर सके। तो ये भी एक नया बिजनेस का क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से इनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हालांकि इस परियोजना को 2023 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, और 2024 में इस परियोजना के लिए 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के 20,582 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, और इसमें 3,450 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि बालिकाओं को भी, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी की जो आरक्षित महिलाएं होती हैं, बालिकाएं, उनको भी इसकी ट्रेनिंग दी जा सके। अब चलते हम चित्रकूट की बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। दोस्तों, देश में यूपी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की। हालांकि इस घोषणा को हम लोग 2-3 साल से सुन रहे हैं। औद्योगिक जो कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, इनकी बात हो रही है। अब डिफेंस कॉरिडोर का मतलब क्या हो गया? अगर चित्रकूट और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब विकसित किया जाएगा, तो जितना भी आपकी रक्षा सामग्री से संबंधित जो भी वस्तुएं होंगी, चाहे वो जूते हों, जैकेट हो, टेंट हो, कपड़े हों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, या फिर अति आधुनिक हथियार हो, जो भी चीज़ों को तैयार किया जाएगा जो डिफेंस में काम आती है, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, आर्मी के लिए हो, नौसेना के लिए हो, तो उन सभी के लिए ये डिप्लॉय किया जाएगा, अर्थात दिया जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पर चित्रकूट में किया जा रहा है। चित्रकूट जनपद के करवी के खुटरिया गांव के पास इस डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जिसका कुल क्षेत्रफल 102 हेक्टेयर का होगा। तो जनपद याद रख लो, उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा आगे खुटरिया गांव वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे सभी तरीके के हथियार, जैसे टैंक, सभी तरह के हथियार हो गए, टैंक हो गया, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विशेष बटन, रोबोटिक्स, मिसाइल, अन्य सैन्य उपकरणों का भी निर्माण किया जाएगा, जो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पे वेस्ट टू वंडर पार्क भी देखने को मिलेगा। यूपी सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर ही प्रयागराज जनपद में वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है।
और इस पार्क को विकसित करने की जो जिम्मेदारी है नगर निगम प्रयागराज को सौंप दी गई है। इसका निर्माण महाकुंभ 2025 से पहले होने वाला है, क्योंकि महाकुंभ होने वाला हमारे प्रयागराज में 2025 से पहले पहले इसको तैयार कर दिया जाएगा। हालांकि वेस्ट टू वंडर पार्क में वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके कलाकृतियां बनाई जाएंगी। इसका क्या बेनिफिट होगा, जितने लोग भी महाकुंभ घूमने आएंगे केवल संगम में स्नान ही नहीं करेंगे, बल्कि इलाहाबाद के लोकल जो मंदिर घाट या अच्छी चीज़ें हैं या नेहरू जी के परिवार से संबंधित जो कलाकृतियां हैं, जो भी भवन है, उनका विजिट करेंगे। साथ ही साथ अगर हम वेस्ट टू वंडर पार्क को तैयार कर देते हैं तो यहाँ पर यात्री जो भी आएंगे, जो श्रद्धालु होंगे, जब इसका विजिट करेंगे, इसको देखेंगे, तो एक इंस्पिरेशनल होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार हम जो वेस्ट पदार्थ को कचरे के रूप में फेंकते हैं वो यहाँ पे इन कलाकृतियों को तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं कचरों का निपटारा भी होगा, क्योंकि वो अपने घर के कचरों से वेस्ट टू वंडर बनाएंगे, यानी कोई ना कोई वस्तु बनाएंगे, अपने घर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो तैयार करने लगेंगे। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का भी अब निर्माण किया जा रहा है। भारतीय रेलवे यूपी के कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण करने की योजना पर कार्य कर रहा है। तो भारतीय रेलवे ने किसके साथ, कौन से आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी कानपुर के साथ किया, हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित रेलवे इंजन का विकास करने के लिए। और यह भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन होगा जिसका निर्माण कानपुर में किया जाएगा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे भारत के जितने भी आईआईटी फेमस है, जैसे आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, उन सभी को छोड़ते हुए आईआईटी कानपुर का सिलेक्शन किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा कि हम आपके साथ समझौता करते हुए एक हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित रेलवे इंजन का विकास करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट। अब चलते हम पॉइंट नंबर 13 को देखते हैं। गोंडा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व। यूपी के गोंडा जिला में वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से एक संरक्षण प्रयास शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या होगा, घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो याद रख लेना, ये जो सरयू नदी है, सरयू कह दो चाहे सरयू नदी, यहाँ पर ही इसको स्थापित किया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व। और ये किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। फिर आगे देखते हैं, 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी कि 10 वर्ष तक हम इस पे कैसे काम करेंगे और कितना हम संरक्षण कर पाएंगे, कितना इसका आउटपुट निकलेगा। फिर आगे उस पर सरकार और विचार करेगी। तो ये हो गया पॉइंट। फिर यहाँ पर देखते हैं, देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब। ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉरेंसिक लैब तो आपको पता है हैदराबाद में जो क्राइम वगैरह, डीएनए वगैरह रिपोर्ट वगैरह की जाती है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल साइबर की फॉरेंसिक लैब तैयार की जा रही है। कहाँ पे होगी? नोएडा यूपी में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, नोएडा के अंतर्गत। और इससे देश की सीमा में विदेशी ड्रोन, कैमरे, फोन और अन्य जासूसी उपकरणों से डेटा रिकवर किया जा सकेगा। अब जैसे होता है कि हमारे देश के ऊपर बहुत सारे आस पड़ोस के जो देश हैं, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये हमारे ऊपर क्या करते हैं, हमारी निगरानी करने की कोशिश करते हैं कि भारत कितनी तरक्की कर रहा है और भारत में क्या क्या काम हो रहा है। और बाय डिफॉल्ट अगर ये किसी वजह से भारत में जैसे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, मिसाइल से इनको ध्वस्त कर दिया जाता है, तो इनके जो उपकरण बचे होंगे, ड्रोन होंगे, कैमरे, फोन या जो भी, तो इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, डेटा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। वहां से एक तो ये पता चलेगा कि ये किस देश के द्वारा छोड़ा गया है और उसके पास हमारे भारत के कितने डेटा को स्टोर किया जा चुका था या कितनी जो गोपनीय जानकारी है वो शेयर की जा चुकी थी उस देश से। तो ये भी सब चीजें हमें पता चलेंगी और ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर देखोगे कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित इस लैब में स्वीडन और इजराइल के साइबर टूल का उपयोग किया जाएगा। जो स्वीडन और इजराइल में प्रयोग होते साइबर टूल, उसका ही प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा 15 नंबर पे। फिर हम इसके बाद बजट को देखेंगे। यूपी का राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट। प्रयागराज यूपी जनपद के प्रयागराज जंक्शन पर प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ मई 2024 में किया जा रहा है। लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी और आगरा कैंट में रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। इसमें सिर्फ शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध होगा। ये भी देखिए बात अच्छी इंपॉर्टेंट है कि इसमें केवल आपको शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। और ये क्या होता है, जैसे आप
जो भी रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे, वाराणसी में रेलवे स्टेशन पे जाओगे, बाहर ही बना हुआ है। अदरवाइज एक मंडुआडीह जो वहाँ का दूसरा लोकल स्टेशन है, वहाँ पर भी आप देखोगे तो बाहर एक रेलवे की एसी बोगी लगी होती है, थर्ड एसी या सेकंड एसी का मान लो, और उसके अंतर्गत रेल में जो बैठने की सीटें होती हैं उनको क्या किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया कि रेस्टोरेंट सीट के रूप में। वहाँ आपको भोजन मिलेगा, साथ ही साथ रेलवे के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनकी भी जानकारी मिलेगी। काफ़ी अच्छा खाना होता है उनका, और शाकाहारी भोजन होता है, कोई मांसाहारी वगैरह किसी भी तरीके का भोजन वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। और अब आपका जो अगला टॉपिक है दोस्तों, वो रहेगा आपका यूपी बजट 2024-25, जो 5 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। उसकी डिटेल हम लोग वीडियो एक अलग से कल लेकर आएंगे, ताकि उसमें क्या होगा ना, बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। तो पहले मैं चाहूँगा कि ये वीडियोज़ आप रिवाइज कर लो, अगर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो, बुक के साथ पढ़ रहे हो तो अंडरलाइन कर लो, या फिर आप हमारी PDF को लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो, वहाँ से हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और सारी प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगी। अदर सब्जेक्ट की भी मिल जाएगी, केवल घटनासार ही नहीं, अदर सब्जेक्ट की भी मिल जाएगी। तो इसीलिए पहले इसको रिवाइज कर लो, और कल हम लोग इसमें जितना भी फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बजट का मतलब हो गया आंकड़ों को याद करना, और आंकड़े ही आपसे पूछे जाते हैं, डेटा पूछे जाते हैं, तो ये हम लोग कल कवर करेंगे, जो कि आधे घंटे के आसपास क्लास होगी कल की भी। उसके बाद हम लोग पुरस्कार, खेल और फिर अपडेटेड वाले जो चैप्टर रह जाएंगे, ये भी 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक आपका आई दृष्टि आ जाएगा, तो उसे भी तैयार कर लिया जाएगा। तो लगातार आप तैयारी करते रहो, बिल्कुल चूकना नहीं है किसी भी चीज़ में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।